सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, ये IIT JEE के 2002 का जो पेपर हुआ था स्क्रीनिंग वाला, स्क्रीनिंग बेसिकली तब का आपके पास IIT का मेन था, IIT का जो एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम था, ये है वो, है ना। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि एक पार्टिकल है विच इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए बाधित है। बाधित का मतलब कंस्ट्रेंट है कि यार तुझे चलना ही पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग चलना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी अरेंजमेंट वहां पे की गई है। is subjected to a force in the same direction which varies with the distance x of the particle from the origin as minus kx plus ax cube। तो यहां से हमें फोर्स दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस में ax क्यूब वेयर k एंड a आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ x के साथ कैसा बन रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ x के साथ कैसा बन रहा होगा। क्योंकि पार्टिकल का मोशन x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैं यहां से फोर्स को लिख सकता हूं माइनस ऑफ du बाय dx, और यहां से du को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ f dx। तो यहां से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ f dx। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा यहां से माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे मिलेगा प्लस a x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और माइनस आगे लग चुका है। तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में a x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब एक तो तरीका ये है कि मैं ये ग्राफ बना लेता हूं, लेकिन ये ग्राफ जो है उतना आसान नहीं है बनाना, तो यदि आपको ऐसा लग जाता है कि ये ग्राफ नहीं बन पाएगा मुझसे, तो आप इसको वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो मैं यहां से चेक कर सकता हूं ये ग्राफ कब एक्स एक्सिस को काटेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पे हम देखने जा रहे हैं कि अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन जो है वो होने जा रहा है, और इसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा आपकी पूरी एजुकेशन जो है पूरी लाइफ की वो फ्री में करने का। तो 23 जनवरी को जो है 10 AM पर ये स्टार्ट होने जा रहा है। 23 जनवरी याद रखिए, 23 जनवरी जो है वो 10 बजे से है ये स्टार्ट होने वाला एग्जाम, और इसमें 7th 8th 9th 10th IIT JEE और नीट के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए ये रहेगा, और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड जो है आपको मिलने वाले हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर आप यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेस्ट होगा 29 जनवरी और 13 जनवरी को, तो इसमें आपकी यदि रैंक 1 आती है तो आपको मैकबुक एयर जो है मिलेगा, और रैंक 2 से 3 में एप्पल आईफोन, और रैंक 4 to 5 में एप्पल आईपैड, और भी ढेर सारे जो है इनाम यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आपकी रैंक 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 5 आ जाती है, 7 10 अंडर 100 आ जाते हैं, तो अंडर 500 भी आ जाते हैं, तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है इनाम में। उसके बाद यहाँ पे है कि 2 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 2 PM पर 3 घंटे का, और उस टेस्ट में यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप का जो पार्ट बनने का मौका मिलेगा, और उसमें ढेर सारा जो है एक्सक्लूसिव मटेरियल जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, और अपने जो कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं वो भी आप जो है अपने माफ़ करवा सकते हैं यदि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो। उसके बाद IIT JEE कॉम्बैट के बारे में बात करते हैं कि हर संडे जो है 11 AM पर जो है ये होता है, और इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो है और उनके डिस्कशन जो है वहाँ पर होते हैं, आप देख सकते हैं एक चीज़। और इसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और 100% तक स्कॉलरशिप जो है आपको मिलने वाली है। ऐसे सिल्वर, ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल जो है आपको मिलने वाला है। तो जितने भी मैंने अभी तक अनाउंसमेंट किए उन सब में जो है कोड NKC सर लाइव जो है लगाना ना भूलें। कोड जो है याद रखना है आपको, NKC सर लाइव, ठीक है, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपको जो है इससे एनरोलमेंट मिल सके और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले प्राइजेस जीतने की।
उसके बाद यहाँ ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो JEE 2022 के लिए ये हो रही है और ये 25 दिसंबर से क्रिसमस से स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 5 PM जो है ये होती है। ऑल इंडिया जो लेवल के जो लाइव टेस्ट पेपर जो हैं JEE मेन की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे होने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन, और आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसमें एनरोल करने के लिए कोड आपको यूज करना है NKC सर लाइव, ठीक है। पॉइंट्स एट विच ग्राफ will cut the x-axis। अब x एक्सिस को काटने वाले पॉइंट्स आपको देखने हैं, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो है 0 के बराबर करना होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को 0 के बराबर करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी जहां जहां 0 होगी वहां वहां वो x एक्सिस को काटने वाला है। तो भाई इसको 0 कर दो तो आपको मिल जाएगा यहां से kx² डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ ax⁴ डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप x² को कॉमन ले लीजिए और 2 को भी कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा यहां पे k माइनस में a/2 x² इज इक्वल टू 0। अब देखिए दिस इंटू दिस, ये 0 के बराबर है, या तो हो सकता है ये 0 के बराबर हो, या हो सकता है ये 0 के बराबर हो, या हो सकता है दोनों 0 के बराबर हो, है ना। ये सब जानते हैं, इनका रूट निकालना। तो यहां से आपको मिलता है x इज इक्वल टू 0 और यहां से आपको मिलता है x इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय a का अंडर रूट, यानी कि यहां से आपको मिल जाता है √2 √k/a। तो 2 पॉइंट्स हमें ऐसे मिल जाते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है। एक है हमारे पास 0 पर और ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव x एक्सिस पर √2 √k/a वाली जगह पर। तो हमें ऐसे ग्राफ ढूंढने हैं जो 2 जगह पर 0 हो रहे हो। तो क्या ये ग्राफ 2 जगह पे 0 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो ये ग्राफ माइट बी पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। ये ग्राफ एक जगह यहां पे काट रहा है 0 पर, यहां पर नहीं काट रहा है, यहां पर नहीं काट रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉसिबल यहां पर नहीं है। इस ग्राफ की बात करें, ये 0 पर नहीं काट रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ 0 पर काट रहा है, यहां पर भी काट रहा है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल यहां पर है। अब ये ग्राफ और ये ग्राफ, इनमें एक अंतर है कि ये ग्राफ पे मिनिमा बन रहा है, ये ग्राफ पे मैक्सिमा बन रहा है। एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा? तो ये भी आप आसानी से देख सकते हैं कि हमें फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें -kx प्लस में ax³। तो मैं जानता हूं कि u विल बी मैक्सिमा और मिनिमा when du/dx जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी कि फोर्स जब 0 होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमा या मिनिमा होगा उसके साथ, यानी कि वहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। तो फोर्स को आप 0 कर दीजिए तो आपको यहां से मिलता है x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहां से k/a का अंडर रूट, यानी कि यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। अब मैक्सिमा मिनिमा चेक करने की एक तरकीब है कि हमें d/u बाय dx2 ये चेक करना होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो d/u बाय dx2, या इसे लिख सकते हैं df/dx। इसे आप चेक करिए कितना आ रहा है आपके पास। df/dx करेंगे तो आपको मिलेगा -k और यहां पे मिलेगा प्लस में 3ax²। ये वैल्यू जो है आप यहां पे पुट करिए तो आपको मिलता है df/dx, या इसे लिख सकते हैं d/u बाय dx2 और ये -k प्लस में 3ax² की वैल्यू है k/a। तो a से a चला गया, 3k माइनस k आ गया आपके पास 2k। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो d/u बाय dx2 आपको मिल रहा है एक पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपके पास मिनिमा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब मिनिमा इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, एक बार और चेक कर लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे मिला था x इज इक्वल टू √x/a। √x/a हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है और ये यहाँ पर हमने रखा है और ये वैल्यू हमें मिल रही है पॉजिटिव d/u बाय dx2। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक हमने माइनस साइन की गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे हमने माइनस साइन की गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा कि u जो है आपके पास ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको माइनस में f मिलता है।
तो ये गलती हमने यहाँ पे कर दी है। तो जब हम ये इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप फिर, तो आपको माइनस का अंतर समझ में आ जाएगा कि क्योंकि इन दोनों में एक माइनस का रिलेशन भी है जो हम यहाँ पे खा गए थे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2kx डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 4ax क्यूब डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, तो ये du बाई dx आया है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2u बाई dx2, तो आपको यहाँ पे मिलेगा k माइनस में आपको मिलेगा यहाँ पे 3ax स्क्वायर, और हमारे केस में यहाँ पे उल्टा आ रहा था बिकॉज हम यहाँ पे माइनस को भूल गए थे, यहाँ पे हम माइनस को भूल गए थे। तो ये वाला पार्ट जो है आप यहाँ से हटा दीजिए, ये नहीं होगा, बल्कि आपको यहाँ पे माइनस जो है यहाँ पे लगाना है। अब इसको जो है आप पुट करिए, इसमें पुट करिए, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ k बाई a, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो k माइनस 3a, और यहाँ पे पुट करेंगे k बाई a, तो a से a चला गया और आपको मिलता है माइनस ऑफ 2k, और माइनस 2k जो है एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब हमें मैक्सिमम मिल रहा होगा, और मैक्सिमम मिल रहा है इसका मतलब डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। तो डी ऑप्शन सही आ जाता है। ठीक है, तो समझ गए। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m, is on an inclined plane of angle theta, the coefficient of friction between the block and the plane is mu and tan theta is greater than mu। तो यहाँ पे जो सवाल में दिया हुआ है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और इसके लिए tan थीटा जो है वो म्यू से ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इसमें दिक्कत आती हो कि ये tan थीटा जो है म्यू से ज़्यादा है, इस बात का मतलब है क्या, और बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही मतलब है, समझ में नहीं आ रहा तो अगला सवाल पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे वंस एंड फॉर ऑल आपको समझा देता हूँ, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। tan थीटा को लिख लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो आ जाएगा आपके पास sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू cos थीटा। मास mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। तो इसका मतलब यह है बेटा, यदि इस ब्लॉक को खुला छोड़ दिया जाए, इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए एक्सटर्नली, एज इट इज छोड़ दिया जाए, तो इसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना mg sin थीटा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाइड। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, म्यू s इंटू एन के बराबर, विच इज म्यू mg cos थीटा। तो इसका मतलब ये ब्लॉक सरक जाएगा, स्लाइड होने लग जाएगा, यानी कि बिना हाथ लगाए इसको आप टिका नहीं सकते हैं, बिना हाथ लगाए टिका नहीं सकते हैं, बिना हाथ लगाए टिका नहीं सकते हैं यदि tan थीटा म्यू से ज्यादा है तो। यदि tan थीटा म्यू से कम है तो ये अपने आप छोड़ने पर गिरेगा नहीं, फ्रिक्शन इसे संभाल लेगा, फ्रिक्शन इसे संभाल लेगा। लेकिन यहां पर tan थीटा म्यू से ज्यादा है, इसका मतलब इसको खुला छोड़ने पर ये टपक जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। अब सवाल में आगे दिया हुआ है कि दिस ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन। अब इस प्लेन के पैरेलल हमने एक फोर्स लगाया हुआ है जिससे ये फिसले ना नीचे, ये नीचे सरके ना, इसलिए हमने एक फोर्स ऐसे लगा रखा है इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। एज द फोर्स P इज वेरीड फ्रॉम P1 टू P2, द फ्रिक्शनल फोर्स F वर्सेस P ग्राफ विल लुक लाइक। तो हमें फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना है, तो हमें बताना है कि फ्रिक्शन किस तरीके से वेरी होगा, यह हमें पता लगाना है कि इस फोर्स को बढ़ाने से जो फ्रिक्शन है उसके साथ क्या होगा। फ्रिक्शन पहले वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग घट रहा है, फ्रिक्शन दूसरे वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, फ्रिक्शन तीसरे वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, और फ्रिक्शन चौथे वाले ग्राफ की अकॉर्डिंग जो है वो कांस्टेंट है, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। IIT JEE 2010 में पूछा गया है सवाल, IIT JEE 2010 में सवाल पूछा गया था। तो यहाँ हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ हमारे पास एक एंगल थीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी। ये जो ब्लॉक है इसे स्टेशनरी रखा गया है, यानी कि ब्लॉक चलता नहीं है। हम फोर्स लगा रहे हैं इतना कि ये ब्लॉक चले ना, ब्लॉक जो है चले ना।
तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि P के बराबर फोर्स है और हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल मिनिमम फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मिनिमम फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर और कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे, एक लगेगा फोर्स mg sin थीटा, और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू वेरिएबल होगी, चेंज होगी अलग अलग लगाने पर। तो मैं मान लेता हूं अभी के लिए कि फ्रिक्शन लग रहा होगा F के बराबर। अब सर एक बात बताइए कि आपने फ्रिक्शन इस तरफ क्यों लिया है, इस तरफ क्यों लिया है? बिकॉज बेटा tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज़्यादा है, इसको छोड़ देंगे तो इसकी टेंडेंसी मूव करने की है नीचे की तरफ, और इसलिए फ्रिक्शन जो है स्टैटिक लगेगा पीछे की तरफ। हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, अभी सिर्फ थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो यहां पे मैं इक्विलिब्रियम में लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हम यहां पे कह सकते हैं कि mg sin थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस f। तो यहां से आपको मिल जाता है फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस में p, mg sin थीटा माइनस p, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब जैसे जैसे मैं इस p की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको धक्का जो है वो बढ़ाता जाऊंगा, फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ाता जाऊंगा, तो बेटा ये तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, और किसी कांस्टेंट में से ये वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये घटती चली जाएगी। मान लीजिए आपके पास ग्राफ है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इस तरीके से ग्राफ है। तो इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली माइनस एक्स प्लस 10, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स प्लस 10 लिखा हुआ है, तो यानी कि माइनस एक्स प्लस 10 कुछ इस तरीके का ग्राफ है y और x में। तो जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं ये लीनियरली जो है डिक्रीज होता जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ यहां पर आपको मिलने वाला है कि mg sin थीटा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आपके पास जो वैल्यू है उसे लीनियरली बढ़ाया जा रहा है, तो फ्रिक्शन भी लीनियरली घटने वाला है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन घट रहा होगा लीनियरली फोर्स को बढ़ाने पर, फोर्स को बढ़ाने पर फ्रिक्शन घट रहा होगा। तो एक ग्राफ जो है हमें फ्रिक्शन का कुछ ऐसा मिलने वाला है, फ्रिक्शन का ग्राफ हमें मिलेगा कुछ ऐसा कि पहले तो घटेगा, अब कब तक घटेगा भैया, कब तक घटेगा, कब तक घटेगा, क्या वो जीरो हो सकता है, क्या वो जीरो हो सकता है? तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे लग तो रहा है कि जीरो हो सकता है कि यार ये फोर्स ही इतना काम कर दे कि फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े, फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं मान लेता हूं कि फ्रिक्शन जो है जीरो के बराबर है, कभी फ्रिक्शन जीरो, यहां पे कर दीजिए फ्रिक्शन जीरो, तो इसका मतलब P की जो वैल्यू है वो mg sin थीटा के बराबर रही होगी। तो जब mg sin थीटा के बराबर फोर्स लगेगा तो मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन जो है जीरो के बराबर भी हो जाएगा। तो जब P की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर है तो फ्रिक्शन जीरो के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले जो P की वैल्यू है उसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ इसके ऊपर रहने वाला है। तो ग्राफ mg sin थीटा फोर्स लगाने से पहले ऊपर बनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर बनेगा, बिकॉज फ्रिक्शन पॉजिटिव है और लीनियरली डिक्रीज कर रहा होगा। तो ऐसा शेप जो है बेटा हमें सिर्फ एक ही ग्राफ में मिल रहा है, जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो गलत हो गया, बी ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत हो गया, साफ साफ दिख रहा है तो गलत है भाई। ये भी आपके पास दिख रहा है साफ साफ गलत है, और फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो चुका है। आंसर तो पता चल गया, लेकिन फिर भी एक बात समझ लेते हैं कि नीचे वाला पार्ट कैसे हो रहा है, कि यहाँ पर जो है अब फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो चुकी है बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू निगेटिव हो चुकी है। यहाँ तक फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, यानी कि फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में था अप द इंक्लाइन, अब जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है डाउन द इंक्लाइन हो चुका है, डाउन द इंक्लाइन फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए हमने ये देखा कि जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर कर देते हैं तो फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, लेकिन अब जैसे ही इस P की वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा आप करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, और इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो ऊपर जाने की हो जाएगी, ये ब्लॉक जो है ऊपर जाने को हो जाएगा, और फ्रिक्शन इस दोनों की स्लिपिंग को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो समझ में आ रहा है हमें साफ साफ कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी एज वी मूव अवे फ्रॉम द mg sin थीटा मार्क। तो जैसे हम mg sin थीटा मार्क से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ mg sin थीटा मार्क से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा पर डायरेक्शन पलट जा रही होगी। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको यहाँ पे सोचना ज्यादा था।
तो अच्छा सवाल मैं इसे कहूँगा 2010। पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन को जो है यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं इस एक सवाल से ही। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा जो ऑनलाइन 15 अप्रैल 2018 को पूछा गया था जेईई मेन के एग्जाम में। सवाल में आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कार का स्कूटर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन द फिगर 1 द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड्स आपको बताना है। तो दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 15 सेकेंड्स में, उनका डिफरेंस आपको बताना है। और दूसरे पार्ट में पूछा गया है द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर आर रेस्पेक्टिवली। तो कितने टाइम के बाद जो कार है वो स्कूटर के साथ कैचअप कर लेने वाली है। कैचअप का मतलब है कि वो मिल जाएगी। तो यहां पे दिया हुआ है कि कार कैचअप करती है, यानी कि कार पीछे है तभी तो कैचअप करेगा कोई। कार पीछे रह गई है तभी तो कैचअप करेगा। तो यहाँ पे हम एक बात तो जानते हैं, सबसे पहला वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। पहले सबसे पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है भैया? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। अब क्योंकि सेम लाइन में चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों रेस्ट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होने वाली है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होने वाली है इस केस में। तो यहां पे डेल्टा एक्स को जो है डिस्टेंस माना जा सकता है। ठीक है, इसको माना जा सकता है, मैग्नीट्यूड बराबर माना जा सकता है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे बात करूं डिस्टेंस की या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, वो बराबर होने वाला है बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं विदाउट टर्निंग बैक। कोई ब्रेक मार के यू टर्न नहीं मार रहा है, ऐसा मैं यहां से कह सकता हूं। अच्छा, तो पहले 15 सेकंड तक हमें यदि निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। तो पहले मैं यदि कार की बात करूं, स्कूटर की बात करते हैं, तो स्कूटर के द्वारा चलने वाला जो डिस्टेंस है वो होगा आपके पास ये वाला एरिया। ये एरिया जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल कहलाने वाला है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर तो ये आपको मिल जाएगा बेस इनटू हाइट, यानी कि साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। ये है 15, ये आपके पास 30। सो 30 इंटू 15 कितना आ गया आपके पास? 450 मीटर के बराबर आ गया है। 450 मीटर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर मिल चुका है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यदि आप कार देखें, इन 15 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 15 सेकंड्स की बात यहां पे की जा रही है। तो 15 सेकंड में यदि कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल देखना है तो आप ये वाला एरिया बता सकते हैं। ये वाला एरिया कैसे बताएंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है आपके पास? 45। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 15 और 75, 5, 7, 67 डिवाइडेड बाई 2, 3, 7.5। सो 337.5 आपको यहाँ पे मीटर में मिल जाता है कार के द्वारा डिस्टेंस जो चला है। अच्छा, एक बार और इसको फील ले लेते हैं इस ग्राफ में किया क्या गया है। देखिए, ये जो आपके पास स्कूटर है बेटा, ये स्कूटर कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 30 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड है वैसे स्कूटर के लिए, बट दिया है सवाल में 30 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है स्कूटर, कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा है। लेकिन जो कार है ये स्टार्ट करती है चलना रेस्ट से स्टार्ट करती है कार और एक्सेलरेट होती है, यानी कि स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। 45 मीटर पर सेकंड तक स्पीड उसकी पहुंच गई है। समझ गए हो? कोई जो है चलता जा रहा है स्कूटी पे और आपने जो है उनसे रेस लगाना स्टार्ट किया और आपने अपनी कार को एक्सेलरेट किया है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेट किया है। मैं कहूँगा कि 0 से 45 मीटर पर सेकंड पहुँच गए हैं 15 सेकंड में, तो काफ़ी ठीक ठाक है कार का एक्सेलरेशन। तो लगातार जो है पैर आपने एक्सेलरेटर पर लगाए रखा है जब तक कि 45 तक नहीं पहुँच गए हैं। और ऐसा करने में 15 सेकंड में स्कूटर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 450 मीटर और कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 337 मीटर। देख सकते हैं कि ये स्कूटर 30 से ही चल रहा है कांस्टेंट, लेकिन उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और यदि आप ऐसे 45 तक भी आप उसको ले जाएं तो भी आप उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कछुआ है ये खरगोश है, कछुआ जो है अभी आगे चल रहा है खरगोश से।
तो भैया डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस आपको बताना है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड में जो डिफरेंस होने वाला है दैट इज इक्वल टू 450 माइनस में 337.5, तो ये आपको मिल जाएगा 37.5, ये 25, 40 और 12.5, 112.5, सो 112.5 जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, डिस्टेंस का डिफरेंस। समझ में आई बात? अब देखिए क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कार है पीछे और स्कूटर है आगे। तो यदि मैं यहाँ पे सड़क का डायग्राम बनाऊं, ये आपके पास सड़क है और 2 लेन 4 लेन मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लेफ्ट वाली लेन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे है साहब हमारा स्कूटर, दिलों का शूटर स्कूटर, और यहाँ पे है कार। यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और स्कूटर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 450 मीटर के बराबर है, और कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है बेटा, 337.5 मीटर। ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है कार ने। अब इनके बीच का जो डिफरेंस बचा हुआ है ना बेटा, इनके बीच का जो डिफरेंस बचा हुआ है वो कितना है, 112.5 मीटर के बराबर। अब स्पीड देखिए इनकी कितनी कितनी हो चुकी है। कार की जो स्पीड है 15 सेकंड के बाद, अब 15 सेकंड तक तो ये मिले नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है ना। अब ये दोनों एक दूसरे ने डिस्टेंस कम ज्यादा ट्रेवल किया है, तो एक पीछे है, एक आगे है, स्कूटर आगे है, कार पीछे है, तो 15 सेकंड हो चुके हैं, 15 सेकंड गंवा चुके हैं ये। t=0 पे यहाँ है, t=15 पर ये यहाँ है, और अब आगे क्या होगा। तो एक चीज तो हमें पता चल चुकी है कि भाई आंसर तो 15 सेकंड से ज्यादा ही होगा, बिकॉज कैचअप तभी कर पाएंगे 15 सेकंड के बाद। तो ऑप्शन तो यदि आप देखें तो 15 सेकंड से ऊपर हमारे जो ऑप्शंस हैं वही सही होंगे, 15 सेकंड वाले गलत होंगे। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और 337.5 तो गलत हो ही गया। तो आंसर तो पहले ही पता चल चुका है, आंसर सी है। लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम निकाल के बताऊंगा कैसे निकाल, बिकॉज यहाँ ऑप्शन ऐसे हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, ऑप्शंस बदल सकते हैं, सवाल बदला जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। डज नॉट मैटर कि ऑप्शन क्या है, कोई मतलब नहीं। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ऑप्शन के साथ भी, ऑप्शन के बिना भी। तो अब कार की स्पीड हो चुकी है 45 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे कार की जो स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड के बराबर हो चुकी है। स्कूटर अभी भी कितना चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से। तो भाई अब हमें पूछा जा रहा है कि कार कितने टाइम के बाद स्कूटर से कैचअप कर लेगी। तो हम इसमें रिलेटिव मोशन लगा सकते हैं, या फिर आप इसी ग्राउंड के फ्रेम में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे रिलेटिव मोशन से करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर की बात करता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर की यदि बात करें तो डार्क कलर ले लेते हैं, यहाँ पे कोई डार्क कलर। तो यहाँ पे साहब हमारा है स्कूटर को स्कूटर के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, एट रेस्ट। और ये जो हमारे पास कार है, कार का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 45 - 30 विच इज 15 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड से कार 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, स्कूटर के पास इसको पहुंचना है, डिस्टेंस कितना है 112.5 मीटर। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन की इक्वेशन लगा सकता हूं कि रिलेटिव मोशन से एक कार चल रही है, सो एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव इनटू टाइम टी। टाइम तो रिलेटिव होता ही नहीं है काइनेमेटिक्स में एटलीस्ट। तो यहाँ पे टाइम आपको मिल जाएगा कि उसे डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है, 112.5 1125/10, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी है 15। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 से गया है 3 बार, 5 से गया है 2 10, 1 2 10 5 और 3 7 5 7.5। तो 7.5 सेकंड जो है हमें टाइम लग चुका है 15 सेकंड के बाद। 15 सेकंड के बाद यहां आने के बाद बेटा इनको 7.5 सेकंड और लगा है, 7.5 सेकंड और लगा है। तो टोटल टाइम इंस्टेंट यदि बताना है तो 15 सेकंड प्लस 7.5 आप और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 22.5 सेकंड के बराबर आंसर। तो स्टार्टिंग से 22.5 सेकंड लगेगा कैचअप करने में, और यहां से उस 15 सेकंड के बाद उसको 7.5 सेकंड और लगेगा। तो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आए सारे सवाल। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।